गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नेंस लाइक व्हाट इज़ गवर्नेंस एंड व्हाट इज़ द पिलर्स ऑफ द गवर्नेंस। सो eventually we are going to talk about the data related to the governance, right? क्योंकि कोई भी आप आंसर लिखो, राइट, लाइक यूपीएससी का आंसर हो या फिर यूपीपीसीएस का हो या फिर एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन का अगर मेंस आप लिख रहे हैं, सो डेटा आपके क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही ब्यूटीफाई करते हैं एंड सब्सटेंशिएट करते हैं, राइट। अपनी बात कहने के तरीके को आप एक तरह से सब्सटेंशिएट करते हैं, एक बात में लाइक स्ट्रॉन्गनेस लेके आते हैं। सो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक जनरल लाइक काइंड ऑफ डेटा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं ग्लोबल गवर्नेंस कंट्री इंडेक्स, राइट, 2023 का। उसमें इंडिया की जो रैंक है वो ड्रॉप हो गई थी 5 प्लेस टू 57 पे चली गई थी, राइट। तो जब ग्लोबल गवर्नेंस कंट्री के साथ अगर कंपेयर करना हो इंडिया को, तो आप ये डेटा वहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगर इनइक्वलिटीज़ की हम बात करते हैं इंडिया में, तो देखिए इनकम की अगर बात करें हम सबसे पहले, तो भारत के रिचेस्ट 1% है, ठीक है, उनके पास कंट्री का मोर देन 40% वेल्थ है, जबकि जो बॉटम 50% है उनके पास केवल जस्ट 3% वेल्थ है, राइट। सो ये ऑक्सफोम की रिपोर्ट है 2022 की। तो जहाँ पर आपको एक इनकम इनक्वलिटी दिखाना हो तो आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं तो भारत में केवल 30% पॉपुलेशन है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, और महिला तो केवल 29% है जिनको इंटरनेट एक्सेस है। इसी तरह से टैक्स बर्डन ऑन द पुअर की हम बात करें, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में अगर जब बात करना हो और कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है वो टोटल जीएसटी होता है उसका 64% के आसपास पे करती है, और जबकि टॉप 10% लोग हैं वो केवल 4% ही पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पुअर के ऊपर टैक्स बर्डन है। फिर जेंडर इनक्वलिटी की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है 127 है आउट ऑफ 146 कंट्री। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पब्लिश की जाती है, राइट। अब ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ डेटा उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुश फैक्टर है। मोबाइल यूज़र की बात करें हम और डाटा कंजम्पशन की अगर बात करें तो नोकिया की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये बोला गया था कि पर यूज़र इन इंडिया में अगर बात करें तो लगभग 19.5 GB डेटा पर मंथ इस्तेमाल करता है। ये 2022 की रिपोर्ट है। तो एक व्यक्ति कम से नहीं कम 19 से लेकर 20 GB डेटा पर मंथ इस्तेमाल करता है। ग्रोथ इन द इंटरनेट यूज़र्स की हम बात करते हैं तो लाइकली टू हैव बीन 900 मिलियंस एक्टिवली इंटरनेट कनेक्शन और यूज़र है 2025 तक, राइट। इसके अलावा जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो लगभग इंडिया में 1.21 बिलियन इंडियन से हैं जिनका जनधन अकाउंट है वो आधार और मोबाइल ये आपस में लिंक्ड हैं, राइट। सो ये गवर्नमेंट की एक बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी इनिशिएटिव है और इसमें इतने सारे लोग हैं 1.21 बिलियन इंडियन से जो कि इससे लाइक इसमें इंक्लूडेड है। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं तो जो यूपीआई है, सॉरी नॉट यूपीए, और द 10 मिलियन ट्रांजैक्शन जो हुआ है जून 2023 में, केवल 2023 में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि डिजिटल जो पेमेंट है उसको हम बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड हो रहा है। नेशनल लेवल इनिशिएटिव की हम बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। बजट एलोकेशन की बात करें इस प्रोग्राम के लिए तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को यूनियन बजट 2023-24 में दिया गया था। इसी तरह से एक और डिजिटल प्रोग्राम की बात करें, भारत नेट प्रोजेक्ट है। 2023 मिड की बात की, उसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत थे, उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया था,
राइट। इसी तरह से हम आधार की बात करते हैं तो 2023 का ये डेटा है कि 1.25 बिलियन आधार कार्ड है वो अभी तक इशू कर चुके हैं, जो कि लगभग भारत की इंटायर पॉपुलेशन को कवर करता है। यूजेस की बात करते हैं तो आधार बेस्ड अगर हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, बायोमेट्रिक होता है आपका, या फिर राशन लेने के लिए जाते हो तो राशन कार्ड के साथ ये भी आप ले जाते हो, आधार से ही आजकल हो जाता है। तो इसमें लगभग 100 बिलियन यूज़र्स हो चुके हैं, इतने लोग इस आधार का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से उमंग ऐप की बात करते हैं तो उमंग ऐप बेसिकली एक तरह से सर्विसेज के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी सर्विसेज दी जाती है। तो लगभग 1200 सर्विसेज हैं जो कि उमंग ऐप में आपको मिल जाएगी, लाइक वेदर इज़ लाइक स्कॉलरशिप से रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट की कोई सर्विस है, राइट। इस तरह के इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, वो आपको उमंग ऐप में मिल जाती है। यूजर्स की बात करते हैं तो वो 200 मिलियन रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2023 के तक एज ऑफ नाउ। फिर डीबीटी की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। टोटल ट्रांसफ़र अभी तक देखा गया है तो लगभग 40 लाख करोड़ ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। इतना 40 लाख करोड़ ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज थे 2023-24 में, इतने लोगों को डायरेक्ट डीबीटी किया गया है। लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका पैसा है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में चला रखी है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी रहता है, मतलब जिसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, डायरेक्टली उसी के अकाउंट में जाता है। सो इट्स गुड इनिशिएटिव। बेनिफिशरीज़ की बात करते हैं तो लगभग मोर देन 900 मिलियन के आसपास बेनिफिशरी जो कि इसके अंतर्गत कवर्ड होते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टल इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इन दैट केस यू कैन गिव सम एग्जांपल्स लाइक इनाम। इनाम क्या होता है? ये बेसिकली आपको पता है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला। इसमें लगभग जो मंडी है, मंडी जहाँ पे अपन हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ वगैरह ग्रेन्स वगैरह बेचने के लिए जाते हैं, तो ओवर दी 1000 मंडीज़ है उनको इंटीग्रेटेड किया है अक्रॉस दी 18 स्टेट में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह 1000 मंडीज़ है जो कि 18 स्टेट से आती है, सभी मिल जाती है और वहाँ पे आप आपका सामान बेच सकते हैं, किसान अपना सामान बेच सकता है। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास फैसिलिटेट हो चुका है, राइट। इसके बाद में जीएसटीएन के बारे में बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के बारे में। इसमें रजिस्ट्रेशन लगभग 13 मिलियन बिजनेस रजिस्टर्ड कर चुके हैं। और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ पर मंथ के आसपास तो जा ही रहा है, और इट्स लाइक इंक्रीजिंग लाइक मंथ वाइज, राइट। जैम के बारे में बात करते हैं, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होती है, जैसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, वो कोई भी सामान खरीदना है तो जैम से ख़रीदते हैं। और इस जैम में जो वेंडर्स हैं, बेचने वाले लोग हैं सामान, वो लगभग 5 मिलियन लोग सेलर्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन वैल्यूड अक्रॉस 3 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। डिजी लॉकर के बारे में यदि बात करते हैं, ये भी एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इसमें 150 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हैं। और डॉक्यूमेंटेशन जो इशूड की बात करते हैं, लगभग 5 मिलियन डॉक्यूमेंट इशूज़ इसके द्वारा किए गए हैं अभी तक। ई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जब जुडिशरी की बात होती है, ई कोर्ट का आप वहाँ पे नाम लीजिए कि वर्चुअल कोर्ट लगभग 3000 वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं जो कि ऑपरेशनल है। तो ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है, क्योंकि लगभग मोर देन लाइक 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी। सो अगर ई कोर्ट्स होंगे तो जो केसेस है उनका जो भी सोल्यूशन होगा, जजमेंट होगा, वो जल्दी आएगा, राइट। ऐसा कहा जाता है ना कि जस्टिस लाइक डिनाइड होता है ना, कोई स्टेटमेंट है, राइट। तो वो वाली बात नहीं होगी वहाँ पे। तो अगर जस्टिस दे रहे तो वो जस्टिस डिनाई हो रहा है, तो डिले इन जस्टिस लाइक डिनाइंग द जस्टिस। सो डिले नहीं होगा, फटाफट काम होगा। इसके बाद में हम केस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 10 मिलियन केसेस हो गए हम, और 100 मिलियन जजमेंट्स डिजिटली देखने को आपको मिलता है, तो इट्स गुड। इंटरनेशनल रैंकिंग के बारे में बात करते हैं
जो कि यूनाइटेड नेशन यूएन ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जिसको EGDI 2022 का इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक 100 आई थी आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात करते 2022 का, उसमें इंडिया की रैंक 10th है ग्लोबली, जिसका मतलब ये कि साइबर सिक्योरिटी में हमने बहुत बढ़िया मेजर्स लिए इस चीज़ को रिफ्लेक्ट इस बात से की जाती है। अगर हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में लगभग 7000 IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें से केवल 7% है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो शॉर्टेज की बात करते हैं तो इसमें लगभग 1600 ऑफिसर से उसकी शॉर्टेज है, मतलब कमी है, फिर भी सीट इतनी कम आती है। खैर इट्स लाइक डिफरेंट इशू, वी आर नॉट लाइक टॉकिंग हियर राइट नाउ। करप्शन इन सिविल सर्विसेज में देखते हैं तो 2017 और 21 के बीच में CBI ने जो रजिस्टर्ड केस किए थे 2370 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे 3700 सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हैं। तो डेटा आप दे सकते हो जब आपको करप्शन के बारे में बताना हो इन दी सिविल सर्विसेज। आधार के बारे में बात करते हैं तो कैग की रिपोर्ट है, ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है कि मोर देन 92% के आसपास आप लिखिए, या फिर 90% भी याद रहेगा कि मोर देन 90% पेनिट्रेशन आधार कार्ड का हो चुका है, राइट। सिमिलरली अगर कवरेज के बारे में हम बात करते हैं तो अडल्ट में 100% है, मतलब ये मान लीजिए एक अडल्ट व्यक्ति है तो उसके पास आधार कार्ड होगा ही होगा। चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं जो कि 5 से 18 के बीच में, उसमें 92.5% के आसपास है। स्टेट के बारे में बात करते हैं कि सम स्टेट इन इंडिया है आधार इनरोल्ड रेट दैट एक्सीड 100% से भी ज़्यादा हो गया। यूसेज के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन लाइक PMJD बोलते हैं, राइट है। सो PMJDY आधार इनेबल्ड PMJDY अकाउंट एक्सपीरियंस लाइक 3-fold, राइट, इंक्रीज 3.4-fold इंक्रीज फ्रॉम द मार्च 2015 से लेकर 23 के बीच में किया गया था। और महिलाएं इसमें 57% के आसपास है टोटल बेनिफिशरीज़ का, राइट। एंड 67% ऑफ बेनिफिशरीज़ है किसके, PMJDY के, वर्क फ्रॉम द रूरल एंड सेमी रूरल बैकग्राउंड से। ऑथेंटिकेशन फेलियर की बात करते हैं, जो आँख की हम स्कैनिंग करते हैं तो आइरिस में 8.5% के आसपास आता है, फिंगर्स चेंज हो जाती है आपकी, राइट, तो 6% के आसपास यहाँ पे फेलियर मिलता है। तो जब आधार का आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाना हो तो आप ये दिखाइएगा, गवर्नमेंट की अचीवमेंट दिखाइए तो ये बताइए कि 92% के आसपास आधार पेनिट्रेशन हो चुका है। लेकिन फेलियर की बात दिखाएं तो आँखों के कारण 8.5% के आसपास आधार कार्ड फेलियर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, और फिंगर के कारण 6% के आसपास होता है। इनवैलिड मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो 7,50,000 बेनिफिशियरीज लिंक्ड विद द इनवैलिड मोबाइल नंबर। इनवैलिड मोबाइल नंबर है तो OTP नहीं आएगा, तो कैसे ऑथेंटिकेशन होगा, अगेन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। एक्सक्लूजन की बात करते हैं, अराउंड 0.6% के आसपास एक्सक्लूजन है। और ट्रांसजेंडर की बात करते हैं 27% ट्रांसजेंडर है, इसमें से वो 30% होमलेस है, जिनके पास घर ही नहीं है तो उनका आधार भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके माध्यम से गवर्नमेंट का 2500 करोड़ रुपए के आसपास बचा है। अब ग्रीवांस रेड्रेसल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला एग्जांपल डालिए कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये 2023 की बात की जा रही कि केस रजिस्टर्ड हुए थे, इसमें वो 105 मतलब 1,05,000 कितने हो गए, इसमें से 10 लाख के आसपास हो गए ना, ठीक है। तो 10,05,549 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, राइट। अब इसमें जिसमें से सॉल्व कितने हुए हैं, इसमें इतने हो गए सॉल्व, और इसके अंदर पेंडेंसी इतनी बची है, राइट। एग्जैक्ट नहीं रहे बट थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लाइक रहना चाहिए, कितने रजिस्टर्ड हुए थे, इतना सॉल्व हुए, इतने नहीं हो गए। ग्रीवांस रेड्रेसल इंडेक्स की बात करते हैं तो जो कंप्लेंट होती है उसको रिड्यूस कर किया गया है, मतलब पहले 32 दिन लगते थे 2021 में, अब उसको 18 दिन में ही समाप्त कर दी जाती है, कंप्लेंट जो भी होती है उसको डिस्पोज कर जाती है 2023 में। रेट ऑफ ब्राइबिंग देखते हैं तो 40% के आसपास है, तो 7 आउट ऑफ 10 लोग, ठीक है। फिर पर्सनल कनेक्शन फॉर द ग्रीवेंस रेड्रेसल की बात करते हैं हम, तो इंडिया ऑल्सो हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ पर्सन पर पीपल यूजिंग द पर्सनल कनेक्शन टू एक्सेस द पब्लिक सर्विसेज, मतलब लोग जाएंगे, बात करेंगे और जो भी अभी समस्या उसका समाधान करेंगे। और 46% ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाती है। सोशल ऑडिट के बारे में यदि हम बात करें
तो सोशल ऑडिट इन दी मनरेगा ये बहुत ज़रूरी होती है, ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, लाइक गवर्नमेंट ने जो भी फंड दिया उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 2019-22 में सोशल ऑडिट्स वर कैरीड आउट एटलीस्ट वंस इन 63% ऑफ द टोटल, ठीक है, जीपीज़ एंड 47% 2018-19 में की थी। स्टेट वाइज की हम बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं अगर 2018-19 से बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उन्होंने क्या किया, कंडक्टेड डबल नंबर ऑफ द ऑडिट। तो डबल नंबर ऑफ ऑडिट किया इन्होंने इस टाइम में सॉरी इन 2019-20 में। अगर हम 2018-19 की तुलना में करें तो डबल नंबर ऑफ द कंडक्ट हुआ है ऑडिट का कब, 19-20 में। स्टिल महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर है कवर्ड लेस देन 20% ऑफ द जीपीज़, राइट है। तो जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र का थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं द नेगेटिव सेंस। रिकवरी की हम बात करते हैं तो एज पर द स्टैटिक्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन गोइंग फाइनेंशियल की बात की थी, इसमें लेस देन 40% अमाउंट ऑफ द फ्लैग्ड बाय द सोशल ऑडिट्स अंटिल हैज़ बिन रिकवर्ड सो फार। तो 14% के बारे में याद रखिएगा। 2022-23 की हम बात करते हैं तो इसमें रिकवरेबल अमाउंट था वो 86.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और 18% केवल उसमें से रिकवर्ड किया गया था, ठीक है, जो कि 20.6% के आसपास होता है 18 करोड़ लाइक 86.2 करोड़ का। करप्शन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में अगर बात करते तो इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग 89% ऑफ इंडियंस ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो लगभग 89 को आप याद रखिएगा, लाइक 90% जो इंडियंस हैं वो ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है भारत सरकार के लिए, और 71% लोग ये सोचते हैं कि करप्शन लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, और स्टेड सेम इन द लास्ट 12 मंथ। मतलब करप्शन बढ़ा या लगभग सेम रहा है 71% या 70% के आसपास लोग ऐसा सोचते हैं। 46% इंडियन ये सोचते हैं कि पुलिस एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर करप्ट है, पुलिस और जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं वो करप्ट है। 46% लोग ऐसा सोचते हैं। 18% इंडियन जो हैं वो आर ऑफर्ड ए ब्राइव इन एक्सचेंज ऑफ द वोट, ठीक है। तो 18% लोग ऐसे हैं जिनसे अगर वोट लेना है तो उनको रिश्वत दी जाती है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही ये चीज़ करती है, इससे संबंधित काम। इंडिया हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ द ब्राइबरी, 39% के आसपास इंडिया में ब्राइब दी जाती है, और ये पर्सनल लिंक का इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक सर्विसेज के इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि हेल्थ या एजुकेशन के लेकर, राइट, इन द एशिया। पीपल पेइंग ब्राइब फॉर द पब्लिक सर्विस के लिए 7 आउट ऑफ 10 पीपल लोग पब्लिक सर्विस लेना है लेकिन उसके लिए भी पैसा देंगे, तो इट्स काइंड ऑफ रिश्वत। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो करप्शन इन डिक्लाइन इन द करप्शन गिव 100 bps बूस्ट टू इंडियाज जीडीपी इन 2012 से लेकर 18 सॉरी से भी, राइट। फिर इसके बाद में करप्शन अमंग द सिविल सर्वेंट के बारे में हम बात करते हैं तो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, 44 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे अगेंस्ट द आईएएस ऑफिसर एंड 12 केसेस जो आईपीएस ऑफिसर के बीच अगेंस्ट हुआ था 2016 से लेकर टिल डेट रिगार्डिंग करप्शन। फिर आरटीआई के बारे में बात करते हैं या फिर ओएसए के बारे में बात करते हैं तो आरटीआई जो एप्लीकेशंस हुए हैं वो लगभग 5000 एप्लीकेशन पर डे जाते हैं। कितना, 5000 लोग आरटीआई फाइल करते हैं डेली, और पेंडिंग केसेस अगर बात करते तो 3 लाख के आसपास है। लेकिन जुडिशरी में केसेस की बात करते तो मोर देन 4 करोड़ के आसपास है, उसमें 3 लाख के आसपास है। स्टेट वाइज अगर पेंडेंसी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में है। रिस्ट्रिक्शन रेशो की बात करते हैं तो 5% के आसपास है, और केवल 15% लोग ही जानते हैं आरटीआई के बारे में। फिर डिस्पोजल रेट ऑफ द अपील एंड द कंप्लेंट फाइल्ड अंडर द आरटीआई एक्ट है क्रॉस्ड 90% के आसपास हो रही है, तो अच्छी बात है। तो आरटीआई रिजेक्शन अगर देखते हैं तो 3.85% के आसपास है, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने बोला है, जो कि उसको डाउन किया गया है, राइट। पहले
19-20 में 4.13% थी, उसको कम करके 3.85% हो गई। तो अच्छी बात है कि RTI का रिजेक्शन कम हो रहा है। डिस्पैरिटी इन दी रिजेक्शन रेट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता है 40% के आसपास, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 4% के आसपास होता है। सो 10 टाइम्स रिजेक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिलता है RTI का। और ऐसे का देखते हैं तो इट्स नॉट मोर देन इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। सो अंडर ट्रायल इन इंडियन, जो कि प्रिजनर्स स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि नंबर ऑफ जो अंडर ट्रायल्स हैं वो लगभग 4,34,302 पीपल हैं, उनको अंडर ट्रायल इनमेट्स हैं, मतलब कैदीज़ हैं, जिनमें से 75% के आसपास है वो टोटल प्रिजनर्स के हैं, जो कि अंडर ट्रायल में ही उनको प्रिजनर्स बना के रखें, राइट। सो इट्स बिग हर्डल्स प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना चाहिए। वल्नरेबल सेक्शन की बात करते तो नियरली 55% जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है, वो SC ST एंड वीमेंस हैं। देखिए 55% के आसपास लोग हैं। इंक्रीज्ड सिंस 2021 से अगर देखते तो 1.5% के आसपास, 1.7% के आसपास बढ़ चुके हैं। कन्विक्शन रेट पढ़ते हैं कि जो IPC क्राइम वॉज 57% 2021 में था, जो कि डिक्रीज़ कर दिया गया है 54.2% 2022 में। जुडिशरी की बात करते हैं तो पेंडिंग द केसेस मोर देन 4 करोड़ में बता रहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ 2024 में 5.1 करोड़ के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही लगभग 70,000 केसेस हैं और हाई कोर्ट के सामने लगभग 58 लाख केसेस आर पेंडिंग। और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर बात करते तो 3.8 करोड़ के आसपास है। स्टीडली इंक्रीज इन दी बैकलॉग देखते हैं कि 2010 और 2020 के बीच में देखते हैं तो पेंडेंसी ऑफ केसेस थी हर कोर्ट में इंक्रीज हुई एनुअली 2.8% के आसपास से। सारे कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग थी, तो बैकलॉग और बढ़ते जा रहा 2010 से 2020 में देखा तो 2 टाइम्स हो गया, ये मान के अप्रॉक्सीमेटली 2.8 टाइम्स हो गया, राइट। तो एवरेज टाइम टू डिस्पोज द केसेस 30 मंथ लगते हैं किसी केस को डिस्पोज करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई केस जा चुका है तो 1.3 ईयर्स, 1-1.5 साल के आसपास लग जाता है। और हाई कोर्ट में 3 साल तक केसेस चलता है, बोले चप्पलें घिस जाती हैं। तो देखो इतना समय लग रहा है यार। शॉर्टेज ऑफ जजेस देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैड 1 वैकेंसी आउट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। 34 की जजेस की सैंक्शन है, केवल उसमें 1 वैकेंसी है। हाई कोर्ट में देखते हैं कि 42% ऑफ टोटल सैंक्शन पोस्ट फॉर जज वर वेकेट। मतलब देख लो यार, हाई कोर्ट से उसके पास ये मान के चलो यार लगभग 42% के आसपास तो खाली ही पड़ी सीट, जजे ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे केसेस तो पेंडिंग हो गए। 3.2 करोड़ के आसपास हाई कोर्ट के सामने केस पेंडिंग है, बिल्कुल है। तो मतलब यदि इस केसेस को सॉल्व करना तो क्या करना चाहिए, जजेस की नियुक्ति होना चाहिए ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो 51% पोस्ट आउट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस की वो वैकेंट हो रही है। तो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसमें 21% है, इसका डबल कर दो तो 42% हाई कोर्ट्स में है। फिर जज टू पीपल रेशियो अगर देखते हैं इंडिया में तो उसमें 21 जजेस फॉर एवरी मिलियन पीपल। अगर 1 मिलियन है तो लगभग वहाँ पे कितना 21 जजेस है 1 मिलियन पीपल के लिए, राइट है। चाइना की यदि बात करते हैं बाय द कंट्रास्ट हैज़ 159 जजेस फॉर 1 मिलियन। कितना ज़्यादा है, 159 भाई साहब, इतने जजेस है हर 1 मिलियन पीपल के लिए। बजट एलोकेशन की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो 0.1% ऑफ टोटल बजट एस्टिमेटेड दिया गया 2022-23 में। अब इतना कम बजट दोगे तो डेफिनेटली यार कैसे काम होगा। पुलिस सिस्टम की हम बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा दिया था 3% के आसपास दिया जाता है। जुडिशरी को और भी कम दे दिया है 0.1% के आसपास, पुलिस को 3% दिया। खैर ठीक है, अच्छी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विमेन पुलिस के बारे में बात करते तो लगभग 12% के आसपास है। लद्दाख में 28% के आसपास है, विच इज़ गुड थिंग। पुलिस पब्लिक का रेशो देखते हैं तो 152 1 लाख, ठीक है। UN ने ये बोला है कि कम से कम 222 पुलिसमैन होना चाहिए 1 लाख के ऊपर, लेकिन हमारे पास
कितना है 152, आधा के आसपास ये मान के चलिए, थोड़ा आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो इतने पुलिसमैन होते हैं पर लैक्स। फिर सॉरी, कॉन्स्टेबलरी कॉन्स्टिट्यूट होता है 86% ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। विपनरी शॉर्टेज देखते हैं कि राजस्थान से में देखो 75% के आसपास शॉर्टेज है। वेस्ट बंगाल में 71% के आसपास, उनके पास हथियार ही नहीं है। ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट है। तो पुलिस के पास यदि बोलते कि विपन्स नहीं है तो बताइए राजस्थान का एग्जांपल दीजिए और वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दीजिए कि 75% के आसपास उनको शॉर्टेज चल रही है। मतलब जितना ज़रूरत है उससे 75% है ही नहीं। स्टेट पुलिस फोर्स हेड 24%, स्टेट की अगर बात करते हैं 24% के आसपास वैकेंसी होती है स्टेट में। सर्विलांस व्हीकल शॉर्टेज की बात करते हैं तो 30% के आसपास डिफिशियंसी है। ये BPRD की रिपोर्ट है। फिर अनयूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, उसका जस्ट 6% ऑफ टोटल इतना करोड़ फंड दिया गया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस को करने के लिए, और यूज्ड होना था इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ट्रस्ट लेस देन 25% ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ट्रस्ट इन द पुलिस, मतलब पुलिस के ऊपर केवल 25% और 25% से भी कम लोग हैं जो कि पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं, बाकी विश्वास ही नहीं करते हैं। अब प्रिजनर्स रिफॉर्म के बारे में यदि बात आती है, क्वेश्चन आता है कभी कभी प्रिजनर्स रिफॉर्म को लेकर क्या करना चाहिए, फिर क्या किया गया है। तो लेस देन 10% के आसपास महिला हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, और ओवर 85% ऑफ दीज प्रिजनर्स आर SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ हैं और मुस्लिम्स हैं। मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस सेक्शन का 80, मतलब जो प्रिजनर्स है वो इस सेक्शन से आती हैं, 85% के आसपास प्रिजनर्स। ठीक है। दो HR शॉर्ट की बात करते हैं ऑफिशियल की, वो 33% के आसपास है। जेल्स की बात करते तो 1350 के आसपास जेल है। कैपेसिटी की बात करते हैं कुछ 4 लाख के आसपास है, और इसमें केवल 5% ऑफ वीमेन है। ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करते तो 5 लाख के आसपास है, राइट है। तो अंडर ट्रायल 75% उनको जेल में डाल रखा है। प्रिजनर्स ऑक्यूपेंसी देखते हैं कि 130% के आसपास है, एंड 110% के बाद सब प्रिजनर्स हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब जितना सेंट्रल प्रिजनर्स हैं, सेंट्रल जेल है, उसमें प्रिजनर्स की ऑक्यूपेंसी जिस जगह पे 100 रखना होता है वहाँ पे 130 रख रहे हैं। तो अगेन ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रिजनर्स कैपेसिटी की बात करते हैं तो प्रिजनर्स कैपेसिटी हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 3.3 लैक्स इन 2011 में थी से बढ़ाकर इतना है 4 लाख, 4.25 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी 130% के आसपास उनकी प्रिजनर ऑक्यूपेंसीज हैं। शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ्स की बात करते हैं को 33% ऑफ रिक्वायरमेंट है उसकी, उसमें से 33% के आसपास लोगों की कमी है। लेक ऑफ चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं तो लगभग 18,000 चिल्ड्रन आर लिविंग इन द जेल ओनली बिकॉज देयर पेरेंट्स आर इन जेल। लो, उनका पेरेंट्स जेल में इसलिए वो जेल में रह रहे हैं। अब देखो कस्टोडियल वायलेंस की बात करते हैं, कस्टडी में वायलेंस होता है उसकी बात करते हैं तो 1756 के आसपास कस्टोडियल डेथ हुई थी 2021-22 में। यूटीज की बात करते हैं दिल्ली में 29 हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में 4 हुई थी। स्टेट के बारे में बात करते हैं, गुजरात बहुत एकदम रिच स्टेट है, राइट, वन ऑफ द रिच, आई वुड से नॉट रिचेस्ट बट काफ़ी रिच लोग वहाँ पर रहते हैं। गुजरात है 80% के आसपास इतने लोग कस्टोडियल डेथ में मारे गए हैं, राइट। इसी तरह से महाराष्ट्र में देखते हैं तो 76 के आसपास और यूपी में 41 के आसपास। तो यूपी का तो आप याद रखिए अगर PCS दे रहे हो तो। पोस्ट डेथ इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो लेस देन 30% के आसपास है। स्टेट जैसे कि सिक्किम एंड गोवा रिपोर्टेड नो इंसिडेंट फ्रॉम 2017 से लेकर 2020। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सिक्किम एंड गोवा से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से कस्टोडियल डेथ को या फिर वायलेंस को नहीं करना है, राइट। अब इसमें लिखा है कि केवल ओनली रिकॉर्डेड 1 इंसिडेंट ऑफ द कस्टोडियल डेथ ईच इन 2021-22 में, इतना किया गया। बाकी 2017 से लेकर 20 साल 3 साल तक कोई कस्टोडियल डेथ नहीं हुई थी। इट्स गुड एग्जाम्पल बेसिकली, राइट। इसी तरह से अगला देखते हैं कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं तो इन 2020-21 में NHRC ने रिसीव्ड की थी कम से कम 1800 कंप्लेंट
कस्टोडियल डेथ से संबंधित थी, वायलेंस से संबंधित थी, सॉरी। अब सिटीजन चार्टर अगेन गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक और पॉइंट देख लो कि लो कन्विक्शन रेट, मतलब जो टोटल टेली डेथ इन द पास्ट 5 ईयर्स वो थी कम से कम 9112। डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन ओनली इन द 21 केसेस, इतने केस उनके अगेंस्ट किया गया था और केवल किस केसेस थे उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। तो इट्स लाइक अकाउंटिंग जस्ट 0.23% ऑफ द टोटल केसेस। अगेन कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर से रिलेटेड डेटा के बारे में, जैसे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ केयर स्पेंडिंग की अगर बात करते हैं तो जीडीपी का केवल 2.1% के आसपास खर्चा किया जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तो हेल्थ केयर हम केवल कितना खर्चा करते हैं, 0.1% ऑफ जीडीपी। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी उसको इंक्रीज किया और कितना हो गया वो, एज ऑफ नाउ नेशनल हेल्थ फैमिली सर्व 5 बोलता है कि 79%, याद नहीं रहेगा ऐसा डाटा, तो 80% के आसपास रखिए अप्रॉक्सीमेटली, कि 80% के आसपास जो डिलीवरी होती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, इंस्टीट्यूशन में होती है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात करते हैं कि ओवर द 200 मिलियन हेल्थ कार्ड इश्यूज़ किए गए हैं, 200 मिलियन हेल्थ कार्ड इश्यूज़ किए, इट्स लाइक गुड। एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो लिटरेसी रेट इंडिया में देखते हैं, लेटेस्ट जो अवेलेबल डाटा है उसमें 77% के आसपास है। मिड डे मील स्कीम के बारे में बात करते हैं, ये लगभग 118 मिलियन चिल्ड्रन को कवर करता है, लगभग 1.16 मिलियन स्कूल के इतने बच्चे हैं मिड डे मील स्कीम, राइट। इसके अलावा सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम चेंज हो गया मिड डे मील स्कीम का, थोड़ा देख लेना, उसका नाम शायद कोई प्रधानमंत्री करके है, हाँ आई थिंक प्रधानमंत्री पोषण आहार, आई थिंक जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो कि SBM कहा जाता है। इंडिया डिक्लेयर रूरल इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बोल दिया, ODF अक्टूबर 2019 में बोल दिया कि रूरल एरिया में कोई भी भाई बाहर डिफिकेट नहीं करता है, डिफिकेशन के लिए नहीं जाता है। टोटल लाइक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, 100 मिलियन टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर दी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। क्लीनलीनेस के बारे में, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, जो लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंक आई थी इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में बोला गया था, 6 कंसेक्यूटिव ईयर लगातार 6 साल से आ रहा है इंदौर। सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं हम DBT की, तो लगभग 500 स्कीम्स है अक्रॉस द वेरियस सेक्टर अंडर द DBT कि मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत 500 स्कीम्स है, ठीक है। और इस स्कीम में जो भी पैसा वैसा मिलता है वो डायरेक्ट है बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के बारे में बात करते हैं, वो लगभग 800 मिलियन लोगों बेनिफिशियरीज उसको कवर करता है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, राइट। 800 मिलियन अपने आप में गुड नंबर है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो सौभाग्य स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ये 100% अचीव किया है इन्होंने विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन इन 2018 में, और नियरली यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इंडिया हैज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट, 100 गीगावाट के आसपास हमारे पास कैपेसिटी है, विद एम्बिशियस टारगेट टू इंक्रीज टू 175 बाई 2022 एंड 400, ये वाला याद रखिएगा कि 450 गीगावाट, मेगावाट नहीं गीगावाट एनर्जी हमको रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करना है बाय 2023 तक, ये टारगेट याद रखिएगा। वाटर सप्लाई के बारे में बात करते हैं, जल जीवन मिशन है, एज ऑफ मिड 2023 का डेटा है ये, 5 करोड़ हाउस होल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन दिया गया था 5 करोड़ हाउस होल्ड को, जिसका 2024 तक बोला गया था कि भाई हम एकदम पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है रूरल एरिया को, डेडलाइन निकल गई है। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करते हैं, तो और 100 सिटीज़ जो सिलेक्टेड की गई थी अंडर दिस मिशन विद द प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 2 लाख करोड़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट वाला है, फिर इसके बाद में SGC NGOs, ओके 2 पॉइंट और है। माइक्रो क्रेडिट के बारे में हम बात करते हैं तो कंट्रीब्यूटिंग टू GDP लगभग 20% ऑफ इंडियाज़ GVA, ये NCAER की रिपोर्ट है, स्टडी है। माइक्रो फाइनेंस
कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि लगभग इतना परसेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट देखिए 130 लाख जॉब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतना जनरेट होता है माइक्रो क्रेडिट से। वेमेन के बारे में बात करते तो महिला की 87 लाख न्यू महिलाएं हैं क्लाइंट हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास हो गई लो इनकम महिलाएं क्लाइंट हैं, विद आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ ओवर 3 लाख करोड़ अक्रॉस दी 729 डिस्ट्रिक्ट्स। सेक्टर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो 14% सेक्टर ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। SAG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में बात करते तो लगभग अराउंड 15 करोड़ के आसपास फैमिलीज़ थी, उनको कवर किया गया था थ्रू द SAGs। अराउंड 87% के आसपास वीमन हैं, राइट है। इसके बाद में पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, ये लिखा नाबार्ड का पुराना डाटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ, बैंक है 41% के आसपास है, और इतना याद रख लो बैंक का इतना कंट्रीब्यूशन है। SAG बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाबार्ड का सर्वे बोलता है कि BPLP मोर देन 1 करोड़ SAGs हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा SAGs हैं विद एक्टिव बैंक लिंकेज इन इंडिया, मतलब इन्होंने बैंक के साथ अपना खाता वगैरह खुल के रखा है। कवरिंग मोर देन 15 करोड़ फैमिलीज़, जो कि 15 करोड़ फैमिली को कवर करता है, 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इन्होंने बैंक के साथ अपना अकाउंट जोड़ रखा है। अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं तो SAGs हैं हैज़ एग्रीगेट बैंक बैलेंस अबाउट दी 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है, इतना बैंक बैलेंस है। महिला की बात करते हैं तो लाइक 90% ऑफ जो SAGs हैं इंडिया में, वो केवल उसमें केवल महिलाएं हैं, एक्सक्लूसिवली ऑफ महिलाएं हैं। अच्छी बात है, महिलाएं SAG मतलब चलाने में सक्षम है, एंड दे आर लाइक कैपेबल टू रन दी SAGs, राइट। सो वी कैन कोट दिस डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट एज वेल, राइट। इंक्रीज इन दी एसेट के बारे में यदि बात करते हैं तो अराउंड 60% के आसपास हाउस होल्ड हैं जो कि SAG के आसपास जो SAG में कवर किए जाते हैं, उसमें 60% के आसपास जो एसेट वो इंक्रीज़ हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन लाइक वो है पॉइंट की लोअरिंग द पॉवर्टी, अराउंड 42% के आसपास जो हाउस होल्ड हैं, ठीक है, वर below their state specific poverty line in the pre-SAGs enrollment stage. It came down to 22%, मतलब जो पावर्टी लाइन थी लोग थे उनको कम किया गया है। पहले 42% था उनकी स्टेट की जो पैरामीटर उसके आधार पर, अब केवल 22% के आसपास है। तो पावर्टी इरेडिकेशन के लिए, पावर्टी रिमूवल के लिए भी SAGs काम होते हैं, वहाँ पर भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। NGOs की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ NGOs है लगभग 3.3 मिलियन के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में। टोटल डोनेशन रिसीव्ड हुआ है वो इतना पैसा हुआ है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ है। फंडिंग एरिया बात करते तो मोर फंड टू दी फेथ बेस्ड चैरिटी, मतलब कोई रिलीजियस हो गया, फेथ बेस्ड हो गया, राइट। XYZ जो भी कम्युनिटी है और उस पर्टिकुलर रिलीजन को मानती है या फिर जिस भी फेथ में विश्वास करती है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस के बारे में बात करते हैं तो केवल 2% ऑफ जो NGOs है वो रजिस्टर्ड है, केवल उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं वो। एंड मोर देन 90% के आसपास दिस रजिस्टर्ड NGOs डू नॉट सबमिट देयर बैलेंस शीट, और जो रजिस्टर्ड है वो भी, उनमें से भी 90% जो है वो अपनी बैलेंस शीट जो भी होती है वो सबमिट ही नहीं करते हैं। NGOs और पीपल का रेशियो देखते हैं तो 1 NGO फॉर 400 पीपल। भाई साहब, एक NGO है, इतना तो पुलिस का रेशियो नहीं हो रहा है, डॉक्टर का रेशियो नहीं है, खैर एक NGO है 400 लोगों के ऊपर। तो रजिस्टर्ड NGOs अंडर दी FCRA अराउंड है 50,000 के आसपास, हैड ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बाई 2019। इसके माध्यम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है। और एक्टिव अगर NGO की हम बात करते हैं तो केवल 22,000 के आसपास ऑफ दीज आर एक्टिवली ऑपरेटिंग अंडर दिस एक्ट आउट ऑफ 50,000। इनकम फाइलिंग की बात करते तो केवल 10% के आसपास है, और दी 12 लाख NGOs फाइल देयर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, जो कि CBI के द्वारा रिवील्ड होते हैं। IB की रिपोर्ट ये कहती है कि वर्किंग ऑफ फ्यू NGOs इन द नेम ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ लेड टू लॉस ऑफ 2 to 3% ऑफ कंट्रीज GDP। मतलब जो NGOs हैं वो लाइक
प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट सारी चीज़ करते तो लगभग कितना लॉस हो गया हमें, 2 से 3% ऑफ कंट्री का जीडीपी के आसपास, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट दी गवर्नेंस वाला पार्ट, राइट। सो गवर्नेंस वाले पार्ट में जितने भी डेटा था हमने उसको पढ़ने की कोशिश की। अब इन डेटा को 1-2 बार आप खुद से पढ़िए, राइट, फिर आपको याद होंगे, फिर आप इसका इस्तेमाल आंसर राइटिंग में कीजिए, तभी आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एकदम क्लियर होगा, राइट। So thank you so much all of you future officers. I wish you all the best and have a nice day.